नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर दिन हम चर्चा करते हैं कि सारे दिन की कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रही। आज रविवार है। रविवार के दिन हम कोई ऐसा विशेष अंक लेके जाते हैं जो कि या तो राजनीति में या फिर किसी अन्य वजह से चर्चा में रहा हो। आज एक ऐसा ही मुद्दा है कि भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लगातार अपने पद पर प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी जहां लगातार 4077 दिन तक प्रधानमंत्री रही, वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 4078 दिन तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, तो नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब नेहरू जी के बाद वो लगातार अपने पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, जो कि 17 साल का शायद रिकॉर्ड है लगातार? देखिए, ये तो आज की तारीख में भी कहना मुश्किल है कि क्या नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका लगातार प्रधानमंत्री रहने का जो लगभग 17 साल से 2 महीने कम है, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। जी। देश के अंदर आज़ादी के बाद से 78 साल में बहुत सी सरकारें बनी, लेकिन एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो 1999 से लेकर 2004 तक चली, उसके अलावा कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी को छोड़कर। पहले 77 में जब 30 साल बाद आज़ादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो मोरारजी देसाई बने थे जी। और उस समय का जो माहौल था, उस समय कांग्रेस बुरी तरह परास्त हो गई थी पूरे देश में। दक्षिण को छोड़ दें तो उत्तर भारत में सफाया हो गया था। बहुत उम्मीदें थी जनता को और लगा था कि मोरारजी देसाई, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी, कि अब ये लंबे समय कार्य करेगी, लेकिन अपने अंतर विरोधों के कारण, खींचतान जो घटक दल थे उसमें शामिल थे, उनके कारण सरकार 2-2.25 साल में धराशायी हो। बिल्कुल। फिर इंदिरा गांधी आ गई, 80 में आई, फिर इंदिरा गांधी की डेथ हुई, निधन हुआ उनका, निधन क्या उनकी हत्या हुई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी पूरे 5 साल किए। बीच में फिर जब 89 से लेकर 91-96 तक ऐसा दौर रहा, 89 से 91 तक, कि उसमें बीपी सिंह भी बने लेकिन सफल नहीं हुए, चंद्रशेखर बने। फिर अटल बिहारी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने 91 से 96 तक, उन्होंने पूरे 5 साल किया। फिर 96 से 98 99 तक का दौर ऐसा रहा कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए रहे, फिर उनकी सरकार गिर गई, देवेगौड़ा आए, फिर गुजराल आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने के लिए बने। फिर उन्होंने 99 से लेकर 2004 तक पहला ऐसा था प्रधानमंत्री थे गैर कांग्रेसी जिन्होंने पूरे 5 साल किया। तो आपने जो सवाल किया कि क्या नेहरू का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी तोड़ पाएंगे, जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आई, 282 सीटों का बहुमत लाए। अकेले बीजेपी 282 का लाई, साथी दलों के साथ मिला के वो संख्या बहुत ज्यादा थी। तो उस समय अगर ये सवाल करते क्या नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे, तो शायद संभव नहीं था कि 5 साल रहेंगे, फिर रिपीट होंगे कि नहीं। लेकिन जब वो पूरे 5 साल कर लिए, फिर दोबारा चुन के आए, पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीटें लेके आए, और जब तीसरी बार वो सरकार में आए, तो आज ये सवाल उठता है कि क्या वो नरेंद्र मोदी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले इंदिरा गांधी का लगातार जो रहने का है, इंदिरा गांधी 66 से लेकर 77 तक 11 साल, लगभग 11 साल 2 महीने रही थी, और नरेंद्र मोदी को 11 साल 2 महीने से अधिक हो गए, 2 दिन ज्यादा हो गए। तो आज की परिस्थिति में नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 5-5.5 साल का कार्यकाल है, उसमें जब अगर वो पूरा करते हैं तो 2029 तक अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके बाद क्या बीजेपी फिर से सत्ता में आ पाएगी, ये आज की परिस्थितियों में कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतने 78 सालों में देश ने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे जो 6 महीने के लिए कार्यकाल रहा, चरण सिंह जी का जैसे। बहुत से प्रधानमंत्री 1 साल से नीचे रहे, देवेगौड़ा जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, आपके चरण सिंह जी हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, इनका बहुत छोटा छोटा कार्यकाल रहा। तो जब हम पूरे 78 साल के घटनाक्रम पे, राजनीतिक माहौल पे अगर हम चित्रण करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो नेहरू जी 17 साल, उसके बाद 16 साल लगभग इंदिरा गांधी, और 11 साल नरेंद्र मोदी, और 10 साल मनमोहन सिंह जी। तो ये जो लगभग 54 साल ये 4 प्रधानमंत्री रहे 54 साल में, और बाकी जो 24 साल है उसमें 10-12 प्रधानमंत्री रहे। तो आज की स्थिति में
कहना मुश्किल है कि, और ये भविष्यवाणी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। भाजपा भले कह दे कि हाँ अभी हम 20 साल और रहेंगे सत्ता में, क्योंकि हर देश में अंदर चुनाव जो होता है ना, वो नए, हर चुनाव के समय जो पुरानी परिस्थितियां वो बदल जाती, नई परिस्थितियां आती हैं। 10 साल जब मनमोहन सिंह जी रहे थे तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि हम 2014 के चुनाव में फिर से आएंगे, हमने जो कार्य किए हैं, मनमोहन सिंह जी ने जो अपने देश में की प्रगति के लिए या उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से देश ने जो प्रगति की, उसके बाद आएंगे। लेकिन उनके कार्यकाल में जो घोटाले हुए, वो भी एक ऐसा था कि लोगों के मानस से मनमोहन सिंह जी का छवि उतर गई और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को लेके आई। 2009 में अडवाणी जी को लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी, और 14 में अडवाणी जी फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते थे। बीजेपी के अंदर बहुत टसल भी चली, विवाद भी हुआ। अडवाणी जी, मतलब मोदी जी को लाने से अडवाणी जी थोड़े आहत थे कि भाई मैं ही प्रधानमंत्री के लिए। तो अगर 2014 में अडवाणी जी होते तो पता नहीं परिस्थिति क्या होती। लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात में उन्होंने अपने कार्य से दिखाया और उनकी लोकप्रियता भी थी, और ऐसे व्यक्ति जिसने राज्य की राजनीति की हो, केंद्र की राजनीति नहीं की। जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बने हैं, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे चरण सिंह हो, चाहे ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो या पीवी नरसिम्हा राव हो। पीवी नरसिम्हा राव या चरण सिंह ने कुछ समय अपने राज्यों की राजनीति की, लेकिन ज्यादातर समय ये केंद्रीय राजनीति में रहे। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं कि जो राज्य की राजनीति गुजरात से आए और 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो ये इस सवाल का जवाब अभी देना मुश्किल है, तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, क्या परिस्थितियां बनती हैं। अभी जिस तरह से देश में उथल पुथल चलती है, अभी उपराष्ट्रपति जी का जो अचानक इस्तीफा आया, विवाद रहा, जो भी उनके सरकार के साथ नहीं बनी पटरी, तो आज की तारीख में कहना मुश्किल है कि तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, और ये कोई भविष्यवक्ता भी नहीं बता सकता। अच्छा, एक जो बीजेपी को लेकर एक बात कही जाती है कि 75 वर्ष का कोई नियम, तो क्या अगर ऐसा कोई नियम है तो फिर वो आगे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? देखिए, 75 वर्ष का ऐसा कोई नियम नहीं है जी। अगर नियम होता तो पहले भी अपनी चर्चा हुई है कि वासुदेव देवनानी आज 78 साल की उम्र में स्पीकर नहीं होते विधानसभा के। जीतन राम मांझी 81-82 साल की उम्र में केंद्र में मंत्री नहीं होते अगर नियम होता तो नियम इस तरह का कुछ नहीं है। एक आम धारणा बनती है कि कुछ लोगों को, नेताओं को, जैसे अडवाणी जी के बारे में कहा जाता है कि मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी ने डाल दिया। तो अडवाणी जी को जब 2019 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अडवाणी जी 90 साल के थे और तब तक वो सांसद थे। तो अगर 90 साल के अडवाणी जी सांसद रह सकते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी 82 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं रह सकते। लेकिन ये सब कुछ, ये एक रोचक आंकड़ा है, क्योंकि राजनीति में होता है तो सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, लेकिन ये जो आंकड़े भी महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन व्यक्ति लगातार रहा। ये करंट अफेयर्स के सवाल है, ये जनरल नॉलेज के सवाल है कि देश में कौन सबसे ज्यादा लंबे समय, पवन कुमार चामलिंग जैसे सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे, नवीन पटनायक 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये ज्योति बसु रहे, ये चर्चा का विषय होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री का भी है कि क्या नरेंद्र मोदी 16 साल 8-9 महीने का जो नेहरू जी का रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, ये परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जी, अगर नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ते कि राजनीति में रिटायर होने का काम करके और अब मैं फिर समाज सेवा में जुटूंगा, जो भी है, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को भी आने वाले 5-7 साल में भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनौती देने वाला हो। जी, जितने भी उनके समकक्ष नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, सब है, लेकिन पद की महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती है। राजनीति में कोई व्यक्ति है और अगर वो कहे मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं तो वो शायद राजनीति में सफल नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह जी भी हैं, गडकरी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, लेकिन मुझे क्या, किसी को भी नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो किसी को लगने का सवाल नहीं, लेकिन विपक्ष भी ये जानता है कि नरेंद्र मोदी अगर स्वेच्छा से राजनीति से रिटायर नहीं होते हैं तो शायद नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनौती नहीं है। और 2029 का अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतती है और नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होते हैं या देश की सेवा करने की अपने मार्ग पे आगे चलते रहने का संकल्प दोहराते हैं कि नहीं मैं करता रहूंगा, उम्र कोई बाधा नहीं होती है, तो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो। अच्छा, इस बार एक रोचक घटना हुई थी जब ये जो घटक दल हैं बीजेपी में अभी एनडीए के, तो नीतीश कुमार उनमें एक सदस्य हैं, उन्होंने कहा
कि इस बार ऐसा कुछ हुआ कि गलती से या विपक्ष झूठा प्रचार करके कुछ सफल हो गया, इसलिए बीजेपी की सीट घट गई है, अगली बार फिर आप ही आने वाले हैं। तो क्या ये जो 240 के आसपास सीट थी, ये बीजेपी का लोएस्ट पॉइंट था और अगली बार फिर वो पूर्ण बहुमत से आएंगे और फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो लगातार 20 साल? नहीं, देखिए, बीजेपी का लोएस्ट तो 2 सीटें थी। नहीं, अभी जो हाँ, अभी जो नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल में 282, फिर 303, अब 240। तो वो दो, नीतीश जी ने क्या कहा, नीतीश जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, कई बार पलटी मारे हैं। और राजनीति में उनको पलटू राम कहा जाता है। कई बार वो 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ चुके, और जब बीजेपी का साथ छोड़ा तब उन्होंने बीजेपी के लिए क्या कहा, और जब बीजेपी में वापस आए तब उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए क्या कहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो राजनीति में हर दल अपनी सुविधा के अनुसार बयान देता है, और जब वापस उससे रिवर्स स्थिति में आता है तो उस बयान को सही ठहराने के लिए कुछ ना कुछ तर्क देता है। तो 240 जो बीजेपी के आए, उसके पीछे कई कारण थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी अपने प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकी, अलग अलग कारण थे। महाराष्ट्र में बीजेपी 17 सीटें 48 में से जीती, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए 6 महीने बाद, तो बीजेपी 288 में से 232 सीटें जीत गई। तो मैंने कहा कि हर चुनाव अलग होता है। लोकसभा का अलग, राजस्थान में बीजेपी ने 117 सीटें जीती विधानसभा चुनाव में 23 में नवंबर में, और अप्रैल मई में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी 25 में से 14 सीटें ही आई। तो बीजेपी 272 का आंकड़ा बहुमत का छू पाएगी कि नहीं छू पाएगी, ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। कई बार होता है कि लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए तो वोट दे रहे हैं, लेकिन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है या उनकी जो आपसी खींचतान है, उसकी वजह से सीटें कम हो जाती है। तो कई बार लोकसभा में सीटें ज्यादा आती हैं, विधानसभा में कम आती हैं उसी पार्टी की उसी राज्य में, और कई बार विधानसभा में ज्यादा आती है और लोकसभा में घट जाती है। तो ये हर चुनाव, मैंने पहले कहा जैसे कि हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है हर मायने में। 2029 के चुनाव तक देश की राजनीति क्या तस्वीर लेगी, आज अनुमान लगाना मुश्किल है। अच्छा, ये जो 240 सीट वाली बात है, इसमें मेरा जो मूलभूत सवाल है वो ये है कि जो शायद बीजेपी को अब चुनाव में विपक्ष ना हरा पाए अगले में, क्योंकि शायद उनकी जो सीटें गिरनी थी वो इसमें गिर चुकी, अब यहाँ से वो वापस ऊपर चढ़ेंगे, और अगर ऊपर चढ़ेंगे तो मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या ऐसा है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि जो बीजेपी की 240 सीटें इससे नीचे नहीं जाएंगी। अच्छा, मैंने कहा आज की तारीख में हम ये कतई अनुमान नहीं लगा सकते। भाजपा भले ही कुछ भी दावे करे कि 240 से नीचे, 240 का किसने सोचा था कि 240 आएंगे? 400 पार। चुनाव से पहले तो बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, और बीजेपी अब जो 303 सीटें थी उससे आगे ले की बात कह रही थी। जो उसके दावे थे, जो उसके घोषणा पत्र या जो उसके नेताओं के जो बयान आते थे कि हम 340 सीटें जीतेंगे और 60 सीटें हमारे सहयोगी दल जीतेंगे। तो जो 340 सीटों का बीजेपी का अनुमान आकलन था वो 240 पे आ गया। और बहुत से चुनावी सर्वे, राजनीतिक विश्लेषक टीवी चैनलों पे, अखबारों में बढ़ चढ़ के दावे करते थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन उनके दावे भी गलत हो गए। तो मैंने कहा कि आज की स्थिति में 2029 के चुनाव की हम कल्पना या आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी अगर रिटायर नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनको चुनौती देने वाला आज आने वाले 5-7 सालों में नजर नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी 2029 में भी अपना सरकार बनाने में कामयाब होती है जी, तो नरेंद्र मोदी नेहरू का रिकॉर्ड 100% तोड़ेंगे। ये अभी आज की परिस्थिति में हम इससे ज्यादा नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे। ये उन पे निर्भर करता है कि जैसा मोहन भागवत जी ने कहा पिछले दिनों, एक हालांकि उन्होंने उदाहरण दिया था मोरोपंत पिंगले जी के जो स्मृति में समारोह था कि 75 साल की जब आयु हो जाए तो आपको साइड में हो जाना चाहिए। अब 75 साल में मोहन भागवत जी 11 सितंबर को होने जा रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं कि भाई 75 का हो गया और मेरी जगह अब ये उत्तराधिकारी होगा सरसंघ संघ चालक, तो शायद मोदी जी पे कुछ दबाव बने। लेकिन संघ अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अगर मोहन भागवत जी रिटायर भी हो जाते हैं तो हो सकता है मोदी जी चलते रहे, बिल्कुल हो सकता है भागवत जी रिटायर नहीं हो, चलते रहे और मोदी जी उससे पहले हो जाए। तो ये व्यक्ति की है। और आप बाकी किसी राजनेताओं के बारे में कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या निर्णय लेंगे, किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, बहुत सी अटकलें विश्लेषक लगाते रहे, लेकिन मोदी ने उनको गलत साबित किया। तो मोदी जी हो सकता है 17 सितंबर से पहले
सेवानिवृत्ति ले लें, लेकिन मुझे उसके आसार कम दिखते हैं, क्योंकि आज जो जिस तरह से सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, पूर्ण बहुमत नहीं है उसके पास। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जो जुड़े हुए मोदी की वजह से, तो उनको लगता है कि मोदी के नाम पर की लोकप्रियता का लाभ हमें भी मिलेगा, राज्यों में उनको मिलेगा। लेकिन अगर मोदी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर साथ छोड़ के चले गए। नीतीश भी पहले भाजपा के साथ थे, फिर छोड़ के चले गए। तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा नेता होता है तो घटक दलों का क्या रुख होगा, इसका भी आकलन अभी हम नहीं कर सकते। अच्छा, इस बार जो अभी ये बिहार के चुनाव होने वाले हैं, इनके परिणाम भी क्या एक प्रयोगशाला की तरह काम करेंगे? इसका परिणाम क्या आता है, नीतीश कुमार का भविष्य क्या होता है, उससे तय होगा जेडीयू समर्थन देती रहेगी या नहीं रहेगी, आगे कुछ नहीं। ये बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया कि जो बिहार के चुनाव के नतीजे हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे एनडीए के लिए ये प्रभावी होने वाले हैं। आपको याद हो कि पिछली बार जो बिहार में 2020 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या इसके सहयोगी दल, और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी मोर्चा जो बना था, दोनों के लगभग बराबर वोट थे जी। लगभग 37% भाजपा गठबंधन के थे, 37% राजद गठबंधन के थे। दोनों के बीच कम से 15-20 हजार वोटों का अंतर था जी। 6-7 करोड़ वोटों में सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को कुछ सीटें ज्यादा मिली, 10-12 सीटें उनको ज्यादा मिली, और राजद गठबंधन पीछे रह गया। तो अब जो चुनाव आएंगे उसमें वहां प्रशांत किशोर भी फैक्टर है। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन फिर से वहां अच्छी मेजोरिटी के साथ वापस लौटता है सत्ता में, तो निश्चित रूप से ये इंडी गठबंधन जो है उसको झटका लगेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन अभी हरियाणा में भी कुछ कांग्रेस नहीं कर पाई, फिर महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाए, उड़ीसा में भी बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो बिहार के चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से एनडीए भाजपा की रणनीति और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर तो असर डालेंगे ही, लेकिन इसके नतीजे अगले साल जो बंगाल और आपके तमिलनाडु और केरल में जो चुनाव है उस पर भी असर डालेंगे। बिल्कुल। वहां भारतीय जनता पार्टी भले ही तमिलनाडु केरल में बड़ी ताकत नहीं हो, लेकिन जो अन्ना द्रमुक है, जो कांग्रेस के खिलाफ है जी, उनके इन नतीजों से उनके उत्साह पर प्रदर्शन उसका फर्क जरूर पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि बीजेपी में भी कार्यकर्ताओं का एक वर्ग है और आम जनता में भी बीजेपी का जो वोटर है उनमें से एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी से ज्यादा योगी को पसंद करते हैं कि मोदी अब रिटायर हो जाए और योगी जी बन जाए। क्या अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें इसका कोई फर्क पड़ेगा कि जैसे कि आडवाणी को हटा के मोदी जी को लाया जाए, ऐसे कोई संघ का दबाव होगा या किसी और का कि मोदी को हटा के योगी को लाया जाए? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर मोदी जी अब स्वेच्छा से रिटायर नहीं होते हैं तो योगी जी की जो आप बात कर रहे हैं कि मोदी के बाद योगी, तो वो मोदी के बाद योगी है। मोदी जी 74 साल के हैं, वो भी लगभग 50 साल के हैं, 24 साल का अंतर है। योगी जी की राजनीति में अभी 20-25 साल की राजनीति पड़ी है। तो मोदी जी अगर सेवानिवृत्त होते हैं, स्वेच्छा से होते हैं, या चुनाव परिणाम कुछ ऐसे होते हैं कि उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद योगी की एंट्री होती है। आज योगी कितने भी यूपी में भी लोकप्रिय हैं, उनकी बाहर भी लोकप्रियता है, और जिस विचारधारा को भाजपा बढ़ा रही है, जो अटल बिहारी आडवाणी के समय से चली आ रही है, कहा यह जाता है, माना भी जाता है कि मोदी से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व योगी राजनीति में करते हैं, तो शायद वो मोदी से भी आगे जाएं। लेकिन योगी भी अभी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो मोदी को चुनौती दे सके। योगी की एंट्री भी दिल्ली में केंद्र की राजनीति में तभी होगी जब मोदी रिटायर होंगे या मोदी अपना संन्यास राजनीति से हटने का फैसला करते हैं। अच्छा, अगर एक सवाल ये पूछूं, काल्पनिक सवाल है वैसे तो, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो मोदी जी को नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने से रोक सकते हैं? नहीं, मैंने ये जो कहा कि जो 240 सीटों का आपने सवाल उठाया था, मान लो 240 की जगह बीजेपी की 210 सीटें आती, 30 सीटें और कम हो जाती, मध्य प्रदेश या ऐसे राज्य जो राजस्थान की तरह ही अगर व्यवहार करते, तो 210 सीट पे शायद मोदी जी इस बार भी नहीं बन पाते। तो मोदी जी नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? वो सामान्य सी परिस्थिति बीजेपी सरकार नहीं बना पाए। अगर बीजेपी 200 पे अटक जाती, इस बार भी 210 पे अटक जाती, शायद बीजेपी के लिए मुश्किल होता।
जब उस दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन का अगर आपने देखे हो चुनाव जब परिणाम आ रहे थे, कई बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस गठबंधन कहीं आगे नहीं, 232 तक पहुंचे थे, मतलब 232 तक, और शेयर बाजार 6-7 हजार पॉइंट उस दिन गिरा था, क्योंकि उसको लगा था कि अगर मोदी हट गए तो एकदम, जो शेयर बाजार हो या राजनीतिक विश्लेषक मान के बैठे थे कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं और भारी मेजोरिटी से आ रहे हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी यहाँ असंभव नहीं है। बहुत सी चीजें हो सकता है संभव नहीं हो, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। अगर त्रिपुरा में जो बीजेपी 0 सीट पे थी पिछले चुनाव में और अगले चुनाव में वो 36 सीट ला के सरकार बना सकती है, तो राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। तो मोदी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे तो सीधी सी गणित है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाने की स्थिति में हो तो ना मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना योगी बनेंगे, ना कोई और बनेगा। लेकिन रोचक सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती फिर भी मोदी नहीं बनते? मुझे नहीं लगता कि अगर 29 में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए और फिर मोदी जी नहीं बने, क्योंकि उनका अभी शरीर साथ दे रहा है, जितनी ऊर्जा से वो काम कर रहे हैं 14-14, 15-15 घंटे, वो भारतीय जनता पार्टी में शायद उनसे 10 साल छोटी उम्र के लोग नहीं कर पा रहे होंगे। अब जैसे जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं और जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, दो के सामने दो सवाल हैं। एक, क्या सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ पाएंगे? और यहाँ क्या नेहरू जी का जो सबसे लंबे कार्यकाल है उसका रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी तोड़ पाएंगे? दोनों सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं ये कह दूं कि नेहरू जी का रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ देंगे या नहीं, दो ही विकल्प है, या तो तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। मैं कह दूं कि तोड़ेंगे जी। और 6 साल बाद मैं फिर कहूं कि देखो मैंने तो कहा था कि तोड़ देंगे। भाजपा के बहुत से लोग इस विश्वास में है कि नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे मोदी जी। लेकिन जैसा मोदी जी को जितना समझते हैं, जानते हैं, उसके आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 29 में भी आती है और 29 तक मोदी नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत से लोग अनुमान अटकल लगाते हैं कि शायद 75 साल की उम्र में छोड़ दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी छोड़ेंगे। और अगर 29 में सरकार आई तो वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तब वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन वो 29 में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका दावा, इसकी भविष्यवाणी, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। दो चीजें हैं, मैं कह दूं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, 5 विकल्प तो है नहीं। तो आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है। लेकिन 29 में अगर भाजपा फिर से आती है तो मोदी जी मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे, और वो परिस्थिति अगर होती है तो नेहरू का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। बिल्कुल। तो पूरी घटनाक्रम में एक बात जरूर समझ में आई, जो लोग भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं उनको एक खबर काफी रुचिकर लगी होगी। जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं हो सकता है थोड़े निराश हुए हो। लेकिन जैसे कि दो सवाल एक क्रिकेट प्रेमियों के सामने है, क्या सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ पाएंगे? ऐसे ही अब एक नया सवाल आ गया है कि क्या नेहरू जी के सबसे लंबे कार्यकाल तक लगातार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी तोड़ पाएंगे? अब ये तो भविष्य गर्भ में छुपा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी नमस्कार। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.